हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए प्रेसिडेंट से जुड़ी यानी भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई शक्तियों को पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में जाना कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति का महाभियोग। तो हमने इतना पढ़ा दिया था। उसके बाद आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां। अब भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां होती हैं, हम इसमें ब्रिटेन के सम्राट से भी तुलना करेंगे और इसमें हम अमेरिका के राष्ट्रपति से भी तुलना करेंगे। तो आइए देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के सम्राट और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या हमारा देश का राष्ट्रपति वास्तविक राष्ट्रपति है या नहीं है? क्या हमारे देश का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका रखता है या नहीं रखता, या फिर हमारे देश का राष्ट्रपति ऐसे ही नॉमिनल नाम मात्र के लिए कार्यपालिका का अध्यक्ष है? तो सबसे पहले किसी भी बच्चे को अगर डिटेल में इंडियन पॉलिटी का बैच चाहिए तो आज ही अपने प्ले स्टोर से शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करें और शशांक आईएएस एप्लीकेशन पर आज ही केवल 799 में यानी 799 में वो पॉलिटी का बैच ले सकता है। हिस्ट्री 999 में है, तो इतना कम फीस पर इतनी अच्छा बैच आपको मिल सकता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं राष्ट्रपति की शक्तियों की, तो राष्ट्रपति की शक्तियों से पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 74 के क्लॉज 1। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ने से पहले हमें राष्ट्रपति की कुछ चीजें जान लेना जरूरी होता है। उसके बाद आपको राष्ट्रपति की सभी शक्तियां आराम से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 74 का क्लॉज 1। आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। इसका अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। नहीं आया समझ में? इसका अर्थ है भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जी को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो जो भारत की मंत्री परिषद है जिसमें सारे मंत्री आते हैं केंद्र के, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ये मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। क्लियर है या नहीं? तो आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 में यही लिखा हुआ था कि भारत के राष्ट्रपति के लिए सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। लेकिन कहीं भी राष्ट्रपति को बाध्य नहीं किया गया है कि मंत्री परिषद की जो सलाह है वो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। ध्यान से सुनना अभी जो मैं लाइन पढ़ा रहा हूं। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद ने जो कहा, जो प्रस्ताव भेजा राष्ट्रपति के पास, वो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं पढ़ाया है अभी तक मैंने। आइए देखिए आगे। लेकिन जो संसदीय परंपरा हमने ब्रिटेन से ली है, उस परंपरा में राजा वास्तविक शासक नहीं होता है। वहां पर भी राष्ट्रपति या राजा मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। अर्थात यह है कि हमारे देश के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, लेकिन मंत्री परिषद प्रस्ताव भेजे तो राष्ट्रपति साइन करे या ना करे उसकी मर्जी है। अभी तक इतना जाना है हमने। लेकिन हमने जो संसदीय परंपरा ली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से जो संसदीय परंपरा ली है, उनमें उनका जो सम्राट है, उनमें जो उनकी रानी है, वो वंशानुगत चुनी जाती है। वंश के आधार पर, जैसे सम्राट है ब्रिटेन का, उसका बेटा सम्राट बनेगा, उसका बेटा सम्राट बनेगा। तो हमारे देश में भी ये लिया है, लेकिन हमारे देश में एक चीज अलग ली है, हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। क्लियर है? उसके बाद ब्रिटेन के सम्राट को उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करना होता है। यानी मंत्री परिषद ने कोई प्रस्ताव भेजा ब्रिटेन के सम्राट के पास तो उसे साइन करने पड़ेंगे, मना नहीं कर सकता। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ब्रिटेन की मंत्री परिषद ने जो डिसीजन ले लिया वो राष्ट्रपति को चुपचाप, उनके सम्राट को चुपचाप मानना पड़ेगा। तो क्या भारत का राष्ट्रपति भी इसी तरीके का है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। लेकिन 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
42वें संविधान संशोधन 1976 में यह व्यवस्था कर दी गई संविधान में कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। इसका अर्थ क्या है? मंत्रिपरिषद ने अगर कोई प्रस्ताव भेज दिया तो राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। तो यहां पर राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। यहां पर राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। यानी आज प्रधानमंत्री मोदी हैं और मोदी की मंत्रिपरिषद कोई भी सिफारिश करेगी, कोई भी सलाह देगी तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। कोई प्रस्ताव भेजेगी उसे साइन करने पड़ेंगे, वो बाध्य है। पहले नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक व्यवस्था और की गई, यानी आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 में एक संशोधन और किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें कह दिया कि मंत्रिपरिषद ने अगर कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा, कोई सलाह दी, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए एक बार मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। अर्थात यह है कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिपरिषद ने एक कोई भी सिफारिश की राष्ट्रपति के पास, कोई प्रस्ताव भेजा और राष्ट्रपति को लगा नहीं यार इसमें कोई संशोधन होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है कानून, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पास उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। याद रखना कि इस पर एक बार पुनर्विचार और कर लीजिए, अगर सही होगा तो देखेंगे, लेकिन अगर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। अब राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया प्रस्ताव कि पुनः विचार कर लीजिए। अब मंत्रिपरिषद उसमें संशोधन करे या ना करे, और अगर वही प्रस्ताव दोबारा भेज दिया तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। इसको हम और आगे जाके वीटो शक्ति में पढ़ेंगे। तो याद रखना वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा, बस याद रखना। हां, अगर उसे लग रहा है कि इसमें कोई और अमेंडमेंट होने चाहिए तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पास प्रस्ताव को दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन मंत्रिपरिषद ने दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। बेसिक सा डिफरेंस है। तो आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 यही कह रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। यानी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाउंड है। तो फिर हमने क्या कर दिया? हमने ब्रिटेन के जो सम्राट हैं उन्हीं की तरह अपने राष्ट्रपति को कर दिया, यानी नाम मात्र के लिए जो मंत्री कहेंगे वही तो होगा। ये है, जैसे अब राष्ट्रपति की इस अनुच्छेद के अनुसार अगर शक्तियों का देखें तो ये हमारे घर के दादाजी की तरह हो गए हैं। देखा है, दादाजी कोई भी घर का डिसीजन लेंगे तो मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे, यानी पापा वापा से, आपकी फैमिली से सलाह लेंगे, और उन्होंने बोल दिया कि नहीं यही होगा तो बोलेंगे चलो ठीक है कर लो भाई, मेरी तो उम्र हो चुकी है। इस तरीके से तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य है, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो पहली है विधायी शक्ति। आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का विवरण दिया हुआ है। विधायी का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, संघ की विधायिका जो देश के लिए कानून बनाती है उसको बोलते हैं संघ की विधायिका। और कौन बनाती है? संसद, पार्लियामेंट। तो यहां हम पार्लियामेंट पढ़ाने जा रहे हैं और पार्लियामेंट से जुड़ी हुई कौन कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है वो देखने जा रहे हैं। यानी संसद से जुड़ी हुई कौन कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, आइए देखते हैं। यानी कानून बनाना, आइए देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर कानून बनाने से जुड़ा हुआ कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही कार्य करता है। यानी मंत्रिपरिषद कहेंगे कि साइन कर दो इस बिल पर तो वो कर देंगे, मंत्रिपरिषद ने कहा मत करो तो नहीं करेंगे। तो इसको याद रखना, विधायी शक्ति का अर्थ क्या है? कानून बनाने से संबंधित शक्ति। राष्ट्रपति अपनी कानून बनाने से संबंधित शक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ। पहली शक्ति है राष्ट्रपति की ये संसद
राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। संसद कानून बनाती है देश के लिए, और हम विधायी शक्ति पढ़ रहे हैं कानून बनाने से संबंधित। तो संसद जो होती है, पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, तीनों भागों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद में होते तो 2 सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक करते रहना है बिल्कुल। और लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाती है तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है। क्योंकि अगर संसद ने कोई कानून पास कर दिया, कोई बिल पास कर दिया, तो बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई भी विधेयक, अधिनियम नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति के साइन चाहिए ही चाहिए। तो संसद का काम होता है कानून बनाना, और राष्ट्रपति के बिना साइन के कोई कानून बन नहीं सकता। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। क्लियर है? तो पहली विधायी शक्ति ये हो गई। आइए देखते हैं दूसरी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, यानी संसद से जुड़ी हुई शक्ति या कानून बनाने से जुड़ी हुई कौन सी शक्ति है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का आह्वान कर सकता है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि प्रेसिडेंट जो होता है दोनों हाउसेस को आह्वान कर सकता है, आहूत कर सकता है, बुला सकता है। यानी मान लीजिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सेशन खत्म हो गए। आपको पता होगा हमारी संसद में 3 सेशन लगते हैं, एक साल में 3 बार संसद मिलती है। एक होता है बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र चलता है फरवरी से मई, दूसरा चलता है मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। यानी बजट सत्र जब चलेगा फरवरी से मई, तो सारे सांसद दिल्ली आएंगे, बैठेंगे, चर्चा होगी, नए नए कानून बनाएंगे। उसके बाद फरवरी के मई के बाद जब बजट सत्र खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, सारे सांसद अपने घर चले जाएंगे। दूसरा शुरू होगा मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, और जुलाई से सितंबर में फिर आएंगे सारे सांसद, दिल्ली रहेंगे, बैठक होंगी, कानून बनाएंगे। फिर वो खत्म हो जाएगा सितंबर में, और फिर तीसरा सत्र होगा शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। तो एक बार में, एक साल में लोकसभा राज्यसभा 3 बार मिलती हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अन्यथा वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, काम करते हैं या अपने घर जाते हैं। ये क्लियर हुआ। अब सत्रों को बुलाता कौन है? आहूत का अर्थ यह है बुलाना, आहूत और आह्वान का अर्थ यह है बुलाना। तो राष्ट्रपति संसद के तीनों सत्रों को बुलाता है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, भूल मत जाना। एवं सत्रावासान करता है, तो आहूत करता है भारत का राष्ट्रपति, और दूसरा सत्रावासान। सत्रावासान का अर्थ है सत्र को समाप्त करना, सत्र को समाप्त करना। तो बजट सेशन को बुलाएगा कौन फरवरी में? भारत का राष्ट्रपति। समाप्त कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। मानसून सत्र को कौन बुलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। मानसून सत्र को समाप्त कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। ऐसे ही शीतकालीन सत्र को। तो राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत करता है, बुलाता है सारे मेंबर्स को, और सत्रावासान करता है। और जिस दिन सत्रावासान कर देगा, ध्यान से सुनना, ये जिस दिन सत्रावासान कर दिया, सत्र खत्म कर दिया, सब अपने घर चले गए, उसके 6 महीने के भीतर भीतर, याद रखना, उसके 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति को अगला सत्र बुलाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज बजट सत्र है, और बजट सत्र फरवरी से मई चला। फरवरी के मई में राष्ट्रपति ने सत्र को खत्म कर दिया, सब अपने घर चले गए दिल्ली से। उसके बाद 6 महीने तक छुट्टी हो सकती है अधिकतम, 6 महीने से ज़्यादा लोकसभा खाली नहीं हो सकती। यानी 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति को अगला मानसून सत्र बुलाना पड़ेगा, आहूत करना पड़ेगा। 6 महीने तक छुट्टी हो सकती है एक सत्र की। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं बेसिक सा कि एक साल में कितने सत्र लगते हैं, तो लाइक करते रहिए। एक साल में 3 सत्र लगते हैं। कितने? 3। अगर मैं पूछूं एक साल में कम से कम कितने सत्र लग सकते हैं मिनिमम? मान लीजिए बजट सत्र खत्म हुआ और कोविड आ गया, कोरोना आ गया, और 6 महीने की छुट्टी पड़ गई, लेकिन 6 महीने बाद मानसून सत्र तो बुलाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। अब मानसून सत्र आ गया और फिर 1 दिन के लिए बुलाएंगे,
फिर 6 महीने की छुट्टी पाड़ देंगे, तो साल तो खत्म हो जाएगी ना, साल तो खत्म हो जाएगी। तो एक साल में कम से कम 6-6 महीने का गैप मान लो, एक साल में कम से कम 2 सत्र लगते हैं और अधिकतम 3, क्योंकि राष्ट्रपति को 6 महीने के अंदर अगला सत्र बुलाना पड़ेगा, तो 6 महीने का गैप हो सकता है। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्रों को आहूत करता है और सत्रावसान करता है। तीसरा, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आपको पता होगा हर 5 साल बाद लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का आदेश देता है। राष्ट्रपति कहता है कि 5 साल अच्छे गुजरे, 5 साल पूरे हुए, और राष्ट्रपति उसको भंग कर देता है। जैसे ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, उसके करेक्ट 6 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन को जैसे ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है, इलेक्शन कमीशन को आदेश देता है कि 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराई जाए और अगली लोकसभा बिठाई जाए। तो एक लोकसभा और 2 लोकसभा में, यानी एक सरकार और 2 सरकार में अधिकतम गैप 6 महीने का हो सकता है। वो सत्र थे, ये लोकसभा है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, 5 साल बाद भी करता है। और आज मान लीजिए मोदी सरकार ने अचानक बहुमत खो दिया, मोदी के बहुत सारे सांसद छोड़कर चले गए, मान लीजिए बीजेपी के बहुत सारे सांसद छोड़कर चले गए और किसी के पास बहुमत नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, तो राष्ट्रपति आज भी लोकसभा को भंग कर सकता है। जैसे कि देखा होगा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन ही सरकार चला पाए थे और उसके बाद लोकसभा भंग करनी पड़ी थी। इसी तरीके से 5 साल तक अधिकतम चलाया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अधिकतम 5 साल के बाद भंग करता ही करता है। तो 5 साल बाद भंग होती है, राष्ट्रपति भंग करता है। उसके बाद राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, जिसकी लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। ये क्या बोल रहा है, देखिए, ये अनुच्छेद 108 में दिया हुआ है, 108 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, लोकसभा एक होती है लोकसभा, संसद में एक सदन है लोकसभा, और बेटा संसद में दूसरा सदन है राज्यसभा। इसको याद रखना, सभी को पता है कि पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, अलग अलग बैठते हैं। लोकसभा जो है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान से सुनना, जो ऊपर बैठता है उसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी क्या है, कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष अलग अलग बैठते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दोनों को एक साथ बैठना होता है, और उसे बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यानी पार्लियामेंट में एक हॉल और है जिसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल, केंद्रीय कक्ष, उसमें संसद की संयुक्त बैठक बैठती है। लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठते हैं, ध्यान देना, लोकसभा अलग बैठती है, राज्यसभा अलग बैठती है, लेकिन एक साथ बैठना हो तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब संसद की संयुक्त बैठक आएगी तो उसकी तिथि राष्ट्रपति तय करेगा, आदेश राष्ट्रपति देगा, लेकिन ऊपर जो बैठता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसकी अध्यक्षता, उसका पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होगा, भूल मत जाना। तो संसद की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्यों बुलाता है, देखिए, ये ऑर्डिनरी विधेयक यानी साधारण विधेयक से जुड़ा हुआ है। जैसे 3 तलाक हो गया, कोई नया राज्य बनाना है, राज्य का नाम चेंज करना है, तो संसद में साधारण बहुमत से विधेयक लाया जाता है, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। अब साधारण बहुमत से कोई विधेयक आ गया तो वो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा। क्लियर है या नहीं है। मान लीजिए लोकसभा से पास हुआ और बीजेपी का वर्तमान में बहुमत है और मोदी सरकार बिल लेकर आई है, लोकसभा से साधारण बहुमत से पास करा दिया। जब लोकसभा से साधारण बहुमत से पास करा दिया, कहां जाएगा, राज्यसभा। अब राज्यसभा ने
ना तो उसे पास किया ना उसे फेल किया, वोटिंग ही नहीं की 6 महीने तक। जब 6 महीने तक ऐसी कंडीशन आ जाए और लॉकिंग पीरियड लग गया तो 6 महीने बाद मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कहेगी आप संसद की संयुक्त बैठक बुलाओ, और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संसद की संयुक्त बैठक आती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाता एक साथ, और फिर वही बिल संसद की संयुक्त बैठक से साधारण बहुमत से पास कराया जाता है। तो उसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बहुमत मिल जाता है, तो पास होने के चांस बन जाते हैं। तो यहां से यह प्रश्न भी क्लियर हुआ कि कोई भी साधारण विधेयक अगर एक सदन से पास हो जाता है संसद के, तो दूसरे सदन में कितने दिन तक रोका जा सकता है, न पास हो न फेल हो। तो याद रखना 6 महीने तक, 6 महीने तक वोटिंग ना हो, उसके बाद संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और राष्ट्रपति बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा, 5 साल बाद भंग कर देता है या पहले भी कर सकता है। अगला है एफ, अगली राष्ट्रपति की शक्ति है प्रत्येक नए निर्वाचन के बाद, यानी प्रत्येक चुनाव के बाद, हर चुनाव के बाद हर साल संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है एवं संसद की संयुक्त बैठक को भी संबोधित कर सकता है। यह बोल रहा है कि प्रत्येक नए निर्वाचन के बाद प्रत्येक वर्ष, यानी साल के पहले अधिवेशन में, भाई जिस दिन साल लगती है, जिस दिन साल का पहला दिन होता है चुनाव के बाद, 1 जनवरी, उस दिन राष्ट्रपति संबोधित करता है। चुनाव हुए, सरकार बनी, राष्ट्रपति पहले दिन आएगा और राष्ट्रपति संबोधित करता है लोकसभा को और बताता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को कर्तव्य याद दिलाता है कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, किसी व्यक्ति विशेष धर्म जाति के नहीं हो, संविधान के तहत ही देश चले। तो राष्ट्रपति संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है, याद रखना। और संयुक्त बैठक को जब बुलाता है तो पहले दिन संबोधित करता है। उसकी अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, बस संबोधित करता है, एड्रेस करता है। तो पूछा जाए कि संसद को कब संबोधित करता है, प्रत्येक वर्ष के पहले दिन, यानी निर्वाचन के बाद प्रत्येक वर्ष के पहले दिन, और संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था। याद रखना, लोकसभा में वर्तमान में बात करें, ये लोकसभा है, लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं। मेंबर की बात कर रहा हूं, सीट की नहीं बात कर रहा हूं। 7 सीट खाली हैं। लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 545। इसमें से -2 कर दो तो 543 बचे। तो 543 को हम चुनते हैं, 543 मेंबर निर्वाचित होते हैं, लेकिन 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है 2 को, और ये होते हैं आंग्ल भारतीय। तो यानी राष्ट्रपति लोकसभा में पहले 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था। मनोनीत का अर्थ है मन से नियुक्त, अपनी मन की मर्जी से नियुक्त करता था। क्लियर है या नहीं है? लेकिन 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई, यानी एंग्लो इंडियंस का मनोनयन, आंग्ल भारतीयों का मनोनयन खत्म कर दिया गया, और यह वैलिड होगा 26 जनवरी 2020 से। तो अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था। पहली बात, किस संविधान संशोधन से यह हटा दिया गया? 104। क्या होते हैं आंग्ल भारतीय? आंग्ल भारतीय वो होते हैं ब्रिटिश मूल के भारतीय नागरिक। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेजों का। 15 अगस्त को अंग्रेज चले गए, लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स यहीं रह गए, वो नहीं गए, उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली। जब उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली तो वो कौन हुए? भारत के नागरिक। लेकिन मूल कहाँ है, जड़ कहाँ से है? ब्रिटिश से। तो ब्रिटिश मूल के भारतीय नागरिक। अब उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो संविधान में 331 अनुच्छेद जोड़ा गया और व्यवस्था कर दी कि राष्ट्रपति उनकी कम्युनिटी में से 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करेगा, और वो दोनों देश के सामने, देश के कानून में अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे, अपनी बात रखेंगे सरकार के सामने। लेकिन अब क्या है, पॉपुलेशन कम हो गई है उनकी, आंग्ल भारतीयों की, तो 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है।
उसके बाद है नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वर्तमान में लोकसभा में नहीं करता है, अब राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी वो चुने नहीं जाते, उनको राष्ट्रपति बिठाता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर उसे लगता है, राष्ट्रपति को लगता है कि वह व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में उत्कृष्ट है, 4 फील्ड ऐसे हैं भारत में, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेगा। कला में कर सकता है, साहित्य में, और कितने भी कर सकता है। हो सकता है 12 के 12 कला में कर दे, या 2 कला में करे, 3 साहित्य में करे, अपनी मर्जी से। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई, वो हो गए। तो राष्ट्रपति ने उन दोनों को समाज सेवा में मनोनीत किया। जब कोई कला नहीं बचती है और सरकार को मनोनीत करवाना है राष्ट्रपति द्वारा, तो वो समाज सेवा में करवा देता है। समाज सेवा तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं करता ही है। तो अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये 4 फील्ड याद रखना, पेपर में पूछी जाती हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, एक भी नहीं करता। किस संविधान संशोधन से व्यवस्था की गई? 104 संविधान संशोधन 2019। क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 मेंबर्स। अगर मैं पूछ लूं कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट में, संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आंसर होगा 12। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के भाग है, वो लोकसभा वाला मनोनयन हटा दिया, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसके बाद है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के ही बाद कोई भी विधेयक अधिनियम कहलाता है। यानी संसद ने कोई विधेयक पास कर दिया और राष्ट्रपति के पास भेजा, तो वो विधेयक ही होगा, बिल ही होगा। राष्ट्रपति जिस दिन साइन कर देगा तो उस दिन अधिनियम कहलाएगा। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कोई भी विधेयक अधिनियम कहलाता है। उसके बाद वह चुनाव आयोग से परामर्श कर सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में कोई सांसद चुनकर आ गया, निर्वाचित होकर आ गया, लेकिन बाद में पता पड़ा कि जो कंडीशन होनी चाहिए, जो शर्तें होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा का सांसद बनने के लिए, वो उसने पूरी नहीं की है, और ऐसा प्रश्न उठता है संसद में, तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग से, भूल मत जाना यार, गलत कर देना, किससे? राष्ट्रपति चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से परामर्श करता है, और इलेक्शन कमीशन ने कहा हाँ ये गलत तरीके से आया है, तो राष्ट्रपति उसे पद से मुक्त कर देगा, और सही आया है तो कोई बात ही नहीं है। तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूपीएससी, स्टेट पीएससी में पूछा जा चुका है ये। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद के सदस्यों की निहरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। आइए देखते हैं कुछ। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अथवा आज्ञा आवश्यक है। जैसे कि अब देखो बहुत सारे बिल होते हैं, जैसे बहुत सारे विधेयक होते हैं, जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक। तो एक होता है आम कानून बनाना, जैसे 3 तलाक हो गया, राज्य का नाम चेंज है, नागरिकता का जुड़ा हुआ कोई कानून है, वो नॉर्मल कानून है, संसद उसे साधारण बहुमत से बना सकती है, वो साधारण विधेयक है। एक होता है संविधान में कोई चीज़ जोड़ना या हटाना, जिसको हम कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन, कुछ होता है धन विधेयक, वित्त विधेयक। तो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। यह क्वेश्चन आता है बड़ा अच्छा। आइए देखते हैं कौन कौन से विधेयक हैं। सबसे पहला है धन विधेयक और वित्त विधेयक, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। याद रखना यार, धन विधेयक को मंत्री पेश करता है, वित्त विधेयक को मंत्री पेश करता है, लेकिन संसद में पेश करने से पहले वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश होगी, उसकी सहमति होगी तो ही पेश होगा। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक याद रखना, संसद में जाने से पहले राष्ट्रपति के पास जाते हैं।
उसके बाद भारत की संचित निधि से खर्चा संबंधी विधेयक, यानी हमारा देश की दो निधि है, मेन जो खजाने हमारे देश के दो हैं, एक है भारत की संचित निधि, एक है भारत की आकस्मिक निधि। तो संचित निधि जो मेन है उससे कोई खर्चा, ज्यादा पैसा निकालना चाह रही है सरकार, उसके कुछ खर्चा के संबंधी कोई विधेयक है, तो उसे राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। या फिर राज्यों की सीमा में परिवर्तन, अगर किसी स्टेट में से, उत्तर प्रदेश में से मान लीजिए 2 राज्य बनाने हैं, या हरियाणा और उत्तर प्रदेश को मिलाकर एक नया राज्य बनाए, तो सीमा में परिवर्तन होगा ना, या नए राज्य का निर्माण करना है, राज्य का नाम चेंज करना है, उसके लिए याद रखना राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। वो बिल पार्लियामेंट में आने से पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो दोबारा सुनिए, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संचित निधि से खर्चा संबंधी विधेयक, राज्यों की सीमा में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण संबंधी विधेयक। तो ये विधेयक, ये जो बिल है, ये जो विधेयक हैं, याद रखना इनमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। क्लियर है या नहीं है? यानी पार्लियामेंट में पेश होने से पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। इनको याद कर लेना, भूल मत जाना, दिक्कत आ जाएगी। संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं चाहिए, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं चाहिए, वो सीधे पास होते हैं, सीधे पेश होते हैं। उसके बाद एक होता है कैग, जो हमारे देश का लेखा जोखा रखता है, हिसाब किताब रखता है कि सरकार ने पैसा कहाँ खर्च किया है, सरकार ने देश का पैसा कहाँ सही खर्च किया है, कहाँ गलत किया है, कहाँ पर नहीं किया है। तो कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखता है। उसके बाद यूपीएससी रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, उसे राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है। एक होता है वित्त आयोग की रिपोर्ट, तो वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी राष्ट्रपति को दिया जाता है और राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है। क्लियर है? कैग, यूपीएससी, वित्त आयोग। उसके बाद राष्ट्रपति निश्चित करता है कि क्षेत्र अनुसूचित जाति क्षेत्र है या नहीं है। इसका मतलब जो हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको बोलते हैं अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, जो हमसे अलग रहते हैं लोग, उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, उनकी संस्कृति, उनकी लिपि, वो उनका अलग हिसाब किताब है, वो जंगलों में रहते हैं। तो उनको विशेष अधिकार देने के लिए, उनको विशेष व्यवस्था देने के लिए, विशेष सुविधा देने के लिए राष्ट्रपति उनको निश्चित करता है कि जनजाति क्षेत्र है या नहीं है। तो राष्ट्रपति निश्चित करता है कि कोई भी क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है या नहीं। भूल मत जाना, पेपर में पूछा जाता है कि कौन निश्चित करता है कि अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है या नहीं? राष्ट्रपति। आइए, उसके बाद अगली विधायिका की शक्ति है अध्यादेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 123। देखिए क्या कह रहा है अध्यादेश में। अध्यादेश को हम तोड़कर देखते हैं। आधा आदेश यानी पूरा आदेश नहीं है, ये अस्थायी कानून है। हमारे देश में कानून कौन बनाती है? संसद। भाई देश के लिए कानून कौन बनाती है? संसद। लेकिन संसद सत्र में ना हो, छुट्टी भी तो पड़ रहा है, हो सकती है। लोकसभा राज्यसभा की छुट्टी चल रही है, या लोकसभा की छुट्टी चल रही है, राज्यसभा की छुट्टी चल रही है, यानी संसद सत्र में ना हो और केंद्र सरकार को बहुत जरूरी कानून बनाना है। तो कानून कैसे बनेगा? संसद तो छुट्टी पर है। तो उस केस में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके अस्थायी कानून बना सकता है। यानी संसद के काम को सोचो, संसद का काम होता है कानून बनाना, लेकिन संसद सत्र में नहीं है, तो उस विधि का निर्माण भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, केवल एक कंडीशन पर, जब संसद का सदन सत्र में ना हो, भले एक या ना हो, क्योंकि दोनों से पास कराना जरूरी है। उस केस में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, आधा आदेश जारी कर सकता है, अस्थायी कानून बना सकता है। क्लियर है? लेकिन अब राष्ट्रपति ने कानून बना दिया, अब कानून जैसी बनाया वो पूरी तरह कानून का रूप ले लेगा, पूरे देश में कानून लागू हो जाएगा। अब कानून तो बना दिया है और पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन जिस दिन दोनों सदन सत्र में आ जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा जिस दिन सेशन में आ जाएंगे, अगला सेशन तो लगेगा ना कोई, अगला सत्र जिस दिन लगेगा उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर
प्रधानमंत्री को, सरकार को वो विधेयक पास कराना पड़ेगा दोनों सदनों से। अगर करा लिया तो वो परमानेंट कानून बन गया, और नहीं करा पाई तो वो खत्म हो जाएगा कानून। यानी ये बोल रहा है कि कोई इमरजेंसी कंडीशन में, जब संसद सत्र में ना हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके वो कानून बना सकता है, लेकिन बाद में संसद से पास कराना ही कराना पड़ेगा। कब? जब सत्र में आ जाएगी और 6 सप्ताह बाद। कितने सप्ताह बाद? 6 सप्ताह के अंदर नहीं हुआ तो खत्म, और हो गया तो परमानेंट हो गया। आइए देखते हैं अब राष्ट्रपति कब कानून बना सकता है? जब संसद सत्र में ना हो, और राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए कोई भी नया कानून बना सकता है, पुराने कानून में संशोधन कर सकता है, या कानून को रद्द भी कर सकता है। देखिए, नया कानून बनाया जा सकता है, पुराने कानून में संशोधन किया जा सकता है, किसी कानून को रद्द भी किया जा सकता है। और राष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय में कानून बना सकता है। यानी मान लीजिए संसद सत्र में नहीं, छुट्टी चल रही है और प्रधानमंत्री को बहुत जरूरी कानून बनवाना है, तो राष्ट्रपति से जितने भी संघ सूची में रक्षा, रेलवे, विदेश सेवा, जितने भी हैं उनसे जुड़ा हुआ कानून बनवा सकता है संघ सूची में, या फिर संवर्ती सूचियों में उसमें बना सकता है। लेकिन अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। साधारण बहुमत से जो प्रस्ताव पास होते हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची, इनमें वो कानून बना सकता है। क्लियर हुआ? इसको जरूर याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब सुनो, मान लीजिए ये हो गया बजट सत्र, फरवरी से मई, ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए सत्र खत्म हुआ, एकदम सत्र खत्म हो गया, और इस वक्त राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास करा दिया, कानून बना दिया। तो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके कानून बना दिया, नया कानून। और उसी टाइम पे कोविड आ गया, कोरोना। अब कोरोना आ गया तो मैंने बताया था 2 सत्रों के बीच 6 महीने का गैप हो सकता है। मान लीजिए 6 महीने का गैप हो गया, 6 महीने तक तो अगला सत्र लगेगा नहीं, तो वो पास होगा ही नहीं, वो पास होगा ही नहीं संसद से। लेकिन मानसून सत्र 6 महीने बाद तो लगाना ही पड़ेगा ना। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो लगाना ही पड़ेगा, और जिस दिन लग जाएगा उसके 6 सप्ताह बाद पास कराना पड़ेगा। तो याद रखना, अध्यादेश की समय सीमा 6 सप्ताह है, लेकिन अधिकतम समय सीमा इसकी 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है, 7.5 महीने हो सकती है, क्योंकि गैप हो सकता है अधिकतम 6 महीने का, तो कहां पास हो पाएगा। तो वो गैप, उसके बाद सत्र आ जाएगा, तो उसके 6 सप्ताह के अंदर पास कराना पड़ेगा। तो ये होता है अध्यादेश। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। आज हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ी हैं, डिटेल में पढ़ी हैं। इनको जरूर नोट्स बनाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और नोट्स बनाकर इनको याद कर लेना। कल हम वीटो शक्ति पढ़ेंगे और राष्ट्रपति की अगली शक्तियां पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।